रात के 10 बजे होंगे। गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर बसी छोटी सी चाय की दुकान में हल्की हल्की रोशनी टिमा रही थी। टेबल पर रखा लालटेन झपक झपक कर चल रहा था, मानो हवा से लड़ रही हो। दुकान लगभग खाली थी, सिर्फ 2 ग्राहक बैठे थे। राघव गांव का जवान लड़का जो रोज रात की चाय पीने आता था। राजू शहर से आया हुआ जो पहली बार इस गांव और इस दुकान पर पहुंचा था। दुकानदार थका हुआ सा आदमी स्टोव पर चाय चढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर नींद और थकान के साथ एक अजीब सा डर भी झलक रहा था। क्यों चाचा, आज तो दुकान पर सन्नाटा है, लगता है सब लोग जल्दी सो गए। चाय वाले ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसकी आंखें बुझी हुई सी थी। कैसा जमाना। पहले मेरी दुकान पर बुजुर्ग आया करते थे, गर्म चाय पीते और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते थे। कुछ मजेदार लेकिन ज्यादातर डरावनी। अब कोई कहानी सुनना ही नहीं चाहता। भूत प्रेत की बातें, ये सब तो दादी नानी की कहानियां हैं। असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये सिर्फ कहानियां होती तो शायद मैं आज भी हंस रहा होता। चाय वाला लालटेन की लौ को सीधा किया और दोनों ग्राहकों की ओर झुक गया। तुम लोग कहो तो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाता हूँ। सच्ची घटना वाली कहानी सुनाइए। कई सालों पहले हर शाम एक बुजुर्ग आया करते थे यहाँ। सफेद मुझे झुका हुआ शरीर और आंखों में अजीब सी थकान। हर बार एक ही बात कहते, बेटा शाम के बाद रेलवे ट्रैक के उस मोड़ पर मत जाना। मैं भी हंस देता था, सोचा बुढ़ापे में वहम हो जाता है। लेकिन एक रात उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी आखिरी कहानी सुनाऊंगा। आज की चाय मेरी आखिरी चाय है। उस रात दुकान पर और कोई नहीं था। मैं और वो बस यही 2 लोग, राजू और राघव, चुपचाप सुनते रहे। बाहर हवा सरसराने लगी थी। उन्होंने बताया, सालों पहले जब वो जवान थे, देर रात घर लौट रहे थे। रेलवे ट्रैक के पास जैसे ही पहुंचे, उन्होंने देखा एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल और हाथों में पायल। वो धीरे धीरे रो रही थी। बुजुर्ग पास गए और पूछे, क्या हुआ बहन, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? वो औरत रोते रोते ऊपर देखी और बुजुर्ग ने देखा उसका चेहरा था ही नहीं, बस एक काली गहरी खाई। वो औरत धीरे धीरे रेल की पटरी की तरफ चली गई। बुजुर्ग पीछे पीछे जाते रहे, जैसे किसी अजीब ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। वो औरत हवा में गायब हो गई। राघव की उंगलियां कांप गईं। फिर क्या हुआ? पर अगली सुबह लोगों ने ट्रैक पर एक लाश देखी। वो लाश उसी बुजुर्ग की थी। अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह गायब था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। राजू और राघव एक दूसरे को देखने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं। चाय वाले ने फुसफुसाकर कहा, और जानते हो, उस बुजुर्ग ने अपनी आखिरी चाय यहीं पी थी, यहीं, इसी बेंच पर। अचानक लालटेन जोर से टिमटिमाई और बुझ गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया। सन्नाटे में बस एक आवाज गूंजी, छन्न छन्न, पायल की आवाज, जैसे कोई बहुत पास आ रहा हो। राघव कांपते हुए बोला, राजू, ये सिर्फ हवा होगी। लेकिन अगले ही पल दोनों ने साफ देखा। दुकान के ठीक बाहर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, चेहरा बिल्कुल काला। राजू चीखने ही वाला था कि चाय वाले ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी आंखें अब बिल्कुल बदल चुकी थीं, गहरी, डरावनी और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में भैरवपुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग डर के वजह से शाम होते ही दिखाई नहीं देते थे। उस वक्त गांव में कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। उसी गांव के पहले रतनलाल का एक कुटिया था, जहां पर शाम को उसके दोस्त बैठकर डरावनी बातें किया करते थे। उस दिन मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। दोनों तरफ कुर्सी लगाकर आग जला रहे थे। जंगल से जानवरों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे किसी की तड़प में याद कर रही हूं। चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी माधव कहता है, रामू काका, कभी अपने उस पुरानी हवेली के बारे में सुना है? कहते हैं उस हवेली में जब रात को 1 बजता है तो रोज रात को औरत की रोने का आवाज सुनाई देता है, लेकिन कभी किसी ने अभी तक अंदर जाकर नहीं देखा है।
कौन सी पुरानी हवेली की बात कर रहे हो? कहीं वो तो नहीं जिसमें बारिश आने के कारण हम लोग उस रात वहीं पर गुजारे थे? हाँ काका, मुझे भी याद आया। उस वक्त हम चारों जंगल में गए थे, लेकिन अचानक जोर से बारिश आने के कारण हम लोग घर नहीं आ पाए, तो उस रात हमें वहीं बिताना पड़ा था। वो सब तो ठीक है माधव, लेकिन आगे तो बोलो क्या हुआ था? काका, एक बार मेरा भाई उस हवेली के रास्ते देर रात से घर आ रहा था। वो साइकिल लिया हुआ था। तभी अचानक उस साइकिल का चैन वहीं पर टूट गया और वो घबरा गया। साइकिल का चैन बनाते बनाते उसका हालत खराब हो गया था। फिर वहीं औरत की रोने की आवाज उसको सुनाई दी थी। उस वक्त वो साइकिल लेकर तुरंत वहां से घर भाग आया। आने से बाद उसका तबीयत 2-3 दिन तक खराब रहा था। उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है मुझे, लेकिन कुछ न कुछ जरूर उसके साथ हुआ था। तब तो काका हमें जरूर जाकर पता करना चाहिए कि आखिर उस हवेली के राज क्या है। क्या आप सबको नहीं लगता है कि हमें जाकर पता करना चाहिए कि कौन औरत है जो रोज रात को डरावनी आवाज में रोती है? आग। माधव की बातों को सुनकर सन्नाटे के साथ वहां पर डर का माहौल बन गया था। रतनलाल और काका चेहरा बिल्कुल सूखा पड़ गया था। अकेले सुनसान जंगल के किनारे वो अकेले बैठ के बातें कर रहे थे। आग की लपटें भी उनको ठंड लग रही थी। सुनसान हवेली की बातें सुनकर चारों का सोचने की क्षमता मंद हो गई थी। काका भी उस दिन हैरान हो गए थे। माधव को उस झोपड़ी पर के पास बैठे बैठे रात के 11 बज गया था। डरावनी बातें की वजह से वहां की ठंडी हवाएं एक साथ चल रही थीं। तो माधव, क्यों ना आज रात हम लोग वहां उस हवेली में चला जाए? अकेले तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जा सके। अगर हम चारों लोग एक साथ रहेंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा। आज तक तो सिर्फ हम लोग कहानियां ही सुने थे, लेकिन आज शायद हकीकत भी देख लें। माधव जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे तो सुनना आसान लग रहा है, लेकिन अचानक औरत की रोने की बात, ये तो एक डरावना माहौल बना दे रहा है। तो क्यों ना आज रात हम चारों लोग उस हवेली में चला जाए? आज तो मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा है। कल का क्या पता कौन रहेगा कि नहीं रहेगा। आज जब इसकी बात हो ही गई है तो पता करने में हमारा क्या जाता है। वैसे भी वो औरत वाली हवेली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम सब कम से कम समय में वापस भी लौट आएंगे। रतनलाल, तुम क्यों चुप हो? तुम भी कुछ बोलो। सबकी बातें तो आज रात कुछ नया करने के लिए कह रही हैं, लेकिन अभी तक तुम केवल सुन ही रहे हो। क्यों, क्या बात है? नहीं काका, वैसी कोई बात नहीं है। जब सब लोग कह रहे हैं तो वही किया जाए। उस रात अचानक चारों का दिमाग उस भूतिया हवेली की तरफ चला गया था। माधव तो केवल एक छोटी सी कहानी बताई थी, लेकिन वो हकीकत में उस हवेली की तरफ चारों उठाकर जाने लगे। आगे काका और बीच में माधव, जो साथ होकर जाने लगे। वो धीरे धीरे कदमों से गांव से बाहर निकल रहे थे। चारों तरफ जानवरों और कुत्तों का आवाज गूंज रहा था। रात का समय था, 11:30 हो रहा था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। माधव ने उस वक्त उनके सामने हाँ में हाँ कर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा डर उसके अंदर दिखाई दे रहा था। उस रात कदमों की आवाज भी एक रहस्यमय माहौल बना दे रहा था। काका बूढ़े बुजुर्गों में से एक थे, लेकिन उनको सब मालूम था। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। वो जोर जोर से रो रहा था। ये सब देखकर वो चारों हैरान रह गए। आधी रात को औरत और वो भी एक बच्चे के साथ इस सुनसान रास्ते में। देखते ही माधव को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो पहले भी ऐसी घटना कुछ ऐसे ही करके अपने गांव वालों से सुना था। उस वक्त बच्चे की मासूमियत देखकर काका का दिल पिघल गया। अरे तुम कौन हो और इस बच्चे को लेकर इतनी रात को क्या कर रही हो? ये बच्चा किसका है? जोर जोर से रो रहा है। तुम्हें इसको लेकर अपने घर जाना चाहिए, लेकिन देखने में उदास दिखाई दे रही हो। क्या बात है? कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना है तुम्हारे साथ? वो औरत देखने में साधारण दिखाई दे रही थी,
लेकिन उनके अंदर का छिपा डायन का भयंकर रूप दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपना चेहरा उदासी के रूप में ढाल ली थी ताकि किसी को उसकी पीछे छिपी मासूमियत का राज न दिखाई दे। अरे बेटा, क्या तुम सब मेरी मदद कर सकते हो? इस बच्चे का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। भूख के कारण ये तड़प कर रो रहा है। ये बच्चा मुझे आगे तालाब के किनारे मिला है। लगता है किसी ने इसको छोड़कर वहाँ से चला गया है। मुझे देखा नहीं गया तो इसे लेकर यहाँ आ गई। उस बूढ़ी औरत की मधुर बातों को सुनकर माधव को रहा नहीं गया। वो झट से बोला, दादी माँ, अब तो बेचारे इस बच्चे की माँ इसे इस हालत में छोड़कर चली गई है। वो ना जाने किस पत्थर दिल की होगी जो अपने ही बेटे की नहीं हुई। आपने इस हालत में बच्चे की मदद की है, इसका फल भगवान आपको जरूर देगा। बेटा, उम्र ढल जाने के कारण और दूरियां मुझसे नहीं चला जा रहा है। क्या तुम सब मेरी इस हालत में मदद कर सकते हो? इस बच्चे को लेकर अस्पताल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये मर जाएगा। आधी रात को उस औरत का बीच जंगल में होना, और वो भी एक छोटे नवजात बच्चे के साथ, काका को कुछ अजीब लग रहा था। उनके मन में एक प्रकार का चिंता हो गया था। देखते देखते रात का 12 बज गया। जंगल में और जोर जोर से कुत्तों के और जानवरों के भौंकने की आवाज गूंजने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एक तरफ बच्चे को देखकर माधव का दिल पिघल रहा था, वहीं दूसरे तरफ काका को वो बूढ़ी औरत कुछ अजीब दिखाई दे रही थी। हम सब इस हालात में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको खुद इस बच्चे को लेकर जाना होगा। इस वक्त हम किसी काम के सिलसिले में जा रही हैं। ऐसे में मैं आपकी की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। रात भी काफी ज्यादा हो गया है, अब हम सब और नहीं रुक सकते हैं। बूढ़ा उसकी माया को देखकर पहचान जाता है और उन तीनों, माधव, रतनलाल और मदन को लेकर अपने साथ चला जाता है। वो बुरी साया उस बच्चे को लेकर वहीं देखती रह जाती है। माधव, रतनलाल, अमन और काका उस सफेद डायन से छुटकारा पाकर वहां से तुरंत निकल लेते हैं, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। चारों वहीं के वहीं रुक जाते हैं। अमन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। रात के काले अंधेरे में साफ से दिखाई भी नहीं दे रहा था। काका, ये कैसी आवाज थी? ऐसे लग रहा था जैसे कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गया है। जंगल में काली रात के अंधेरों में जानवरों को कुछ दिखाई नहीं देता है। वो इधर से उधर भागते रहते हैं। हो सकता है कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इधर उधर भाग गया होगा। डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। काका, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं वो औरत तो नहीं है जिसके बारे में हमने सुना था। वो कदमों के आहट पर ध्यान नहीं दिए, धीरे धीरे हवेली के करीब पहुंच गए। दूर से काले अंधेरे में वो हवेली उजले से प्रकाशित दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके अंदर का भयानक अंधेरा और खुफिया औरत का राज किसी को मालूम नहीं था। चारों के चेहरे पर वो डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कदमों की आहट उन्हें यहां तक खींच लाई हो। काका, ये वही हवेली है जहां से औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। इसे रास्ते पर अनेक घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की है। आज तो आंखों का पर्दा दूर ही हो जाएगा। बेटा, अब तो अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा, लेकिन संभल कर, वो औरत का छलावा किसी को मालूम नहीं है। हम सबको सावधानी के साथ एक साथ रहना होगा। हम सबको देखकर उस औरत की शक्तियां फीकी पड़ सकती हैं, इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा इधर उधर। धीरे धीरे वो चारों उस भूतिया हवेली के अंदर चले गए। माधव का शरीर पहले से ही कांप रहा था। वो हाथ जोड़कर सबसे पीछे खड़ा था। तभी अचानक सरसराहटों के साथ खून से लटपटा, गर्दन कटा हुई पिशाच सामने प्रकट हो जाता है। उसका भयानक रूप देखकर चारों के रूह कौंप गया। देखने में डरावना चेहरा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मानो जैसे उसका सिर किसी ने जिंदा काट के दफना दिया हो। औरत की आवाज में उसका रोना देखकर सबके सब गांववासी हैरान हो जाते थे, लेकिन किसी को यह बात पता नहीं थी कि ये वही शैतान है। धीरे धीरे पीछे से वही बूढ़ी औरत आती है
जो कुछ देर पहले जंगल में मिली थी।